सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में काफ़ी मिथ्स बनाए गए हैं कि कोई भी कंडीशन हो नेक रिलेटेड तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कोड किया जाता है। बट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यदि जनरल टर्म में बात करें तो इट इज़ बेसिकली एज रिलेटेड चेंजेस इन द जॉइंट्स। यानी एज के हिसाब से जैसे बाकी जॉइंट्स में डैमेज होता है या बॉडी में चेंजेस आते हैं, सेम वे में स्पाइन के जॉइंट्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। वही अल्टीमेटली स्पॉन्डिलोसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन जनरल एक डिजेनरेटिव कंडीशन है स्पाइन की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की शुरुआती स्टेजेस में यूजुअली ये 40-45 के बाद ही प्रेजेंट करता है। इस केसेस में पेशेंट्स शुरुआती स्टेज में नेक पेन, परसिस्टेंट नेक पेन से परेशान रहते हैं, जो कि काफ़ी एक्सरसाइज मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सेकेंडली स्पॉन्डिलोसिस के कारण रिफर्ड पेन आ सकता है, जिसमें पेशेंट को दोनों या एक कंधे में पेन शुरू हो जाता है, या फिर अपर बैक की मसल्स या अपर बैक जो स्कैपुलर या शोल्डर ब्लेड के एरिया में पेन आने लगता है। क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण ये जो एक्स्ट्रा बोन या बोन में चेंजेस आते हैं, नर्व कंप्रेस होने लगती है, और यही नर्व के कारण न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जैसे हाथों में खिंचाव आना, हाथों में झुंझुनाहट आना, कंधों में के दर्द बना रहना, या फिर अपर बैक में एक रिफर्ड पेन या खिंचाव आना, ये सारे ही फैक्टर्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की स्थिति में हो सकते हैं। रिस्क में यदि बात करें तो पेशेंट की लाइफस्टाइल, बहुत सारे रीजन हैं जिस कंडीशन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। सबसे कॉमन जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, जैसे बैड पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस स्पॉन्डिलोसिस कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो कोई प्रीवियस इंजरी रही हो, कोई एक्सीडेंटल इंजरी रही हो स्पाइन में या गर्दन में, तो उसके कारण सेकेंडरी जॉइंट में चेंजेस या डैमेज शुरू हो जाता है। साथ ही दूसरी कंडीशंस हैं जैसे कि कोई माइनर इन्फेक्शन हो जाना या फिर कोई ट्यूमर हो जाने की स्थिति में भी सर्वाइकल या स्पाइन में चेंजेस आ सकते हैं, जो अल्टीमेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नॉर्मली तो जब पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उनके सिम्टम्स पूरी तरह से असेस किए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और दोनों जैसे सर्वाइकल या शोल्डर प्रॉब्लम्स दोनों ही एक सिमिलर प्रेजेंटेशन के साथ आ सकते हैं। सो क्लिनिकली डायग्नोज या क्लिनिकली एक डिसीजन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि पेशेंट मेनली सर्वाइकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं या शोल्डर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो जब क्लिनिकल एक जजमेंट या डायग्नोसिस बना ली जाती है, उसे कंफर्म करने के लिए बेसिक कुछ एक्सरेज किए जाते हैं, एमआरआई या फिर सीटी का प्रोविजन भी होता है यदि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर कुछ नर्व कंप्रेशन रूल आउट करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में एमआरआई या फिर सीटी करवाया जाता है। और डिपेंडिंग ऑन फाइंडिंग या फिर डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस और नर्व कंप्रेशन रिलेटेड चेंजेस या स्पॉन्डिलोसिस चेंजेस, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वही इनिशियल स्टेजेस में अगर पेशेंट आते हैं जिनमें केवल उनको नेक पेन है या पोस्चर रिलेटेड इशू है, और उस कंडीशन में पेशेंट्स को बेसिक एक्सरसाइजेस मेडिकेशंस पे रखा जाता है, पोस्चर मॉडिफिकेशन प्रोटोकॉल उन्हें समझाया जाता है और रेगुलर फॉलोअप पे रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट या उनमें इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है उसके हिसाब से आगे का प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है। और यदि पेशेंट्स लेट प्रेजेंटेशन होते हैं जिनमें कि स्पॉन्डिलोसिस की या फिर उसके कारण सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि नर्व कंप्रेशन या वीकनेस आना या हाथों में झुंझुनाहट आना जैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट की जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, तो जैसे बोन घिसना शुरू हो जाता है वैसे स्पाइन के जॉइंट्स भी घिसना शुरू हो जाते हैं। सो जॉइंट हाइपरट्रॉफी या फिर जॉइंट कैनल स्टेनोसिस बोलते हैं, सर्वाइकल कैनल स्टेनोसिस, जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है उसमें कंप्रेशन आने लगता है, उससे सर्वाइकल माइलोपैथीज के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण एक जनरलाइज जो नर्व सप्लीमेंट है, नर्वस सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कंटिन्यूस पेशेंट को गिडीनेस, चक्कर आना या फिर हाथों में खिंचाव आना, झुंझुनाहट आना या फिर बैलेंसिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही सेकेंडरी जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व एग्जिट करती है, यदि उन कैनल में, सर्वाइकल कैनल में या फोरामेंस में अगर एक्स्ट्रा बोन बनना या एक्स्ट्रा प्रेशर बनने की स्थिति में भी ये चेंजेस आ सकते हैं। लास्टली जो होता है सर्वाइकल डिस्क, जो बोन के बीच में कुशन होता है, यदि वो डिस्क डिजनरेट होने लगती है, डेसिकेट होने लगती है,
उस कंडीशन में भी नर्व पे कंप्रेशन बढ़ सकता है। सो स्पॉन्डिलोसिस यदि नेग्लेक्ट किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो सर्वाइकल माइलोपैथी, नर्व कंप्रेशन जैसे इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे हाथों में झुनझुनाहट या वीकनेस आ सकती है। सो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर इन्हें टाइमली इंटरवेंट किया जाता है, टाइमली डायग्नोज किया जाता है, तो ये पूरी तरह से रिकवरेबल होते हैं। प्रिवेंशन की यदि बात करें तो पेशेंट यदि शुरुआती स्टेज में आ रहा है, जिसमें बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में स्पॉन्डिलोसिस के चेंजेस है, उन पेशेंट्स में यदि रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी प्रोटोकॉल प्लस मेडिकेशंस वो यदि फॉलो करते हैं, तो इसे काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। पेशेंट्स को चाहिए कि वो रेगुलर यदि बहुत ही शुरुआती स्टेज में या वो इस तरीके के सिम्पटम्स जैसे नेक पेन, शोल्डर पेन से सफ़र कर रहे हैं या हाथों में खिंचाव आ रहा है, उस कंडीशन में उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि वो प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो कर सके। सो बैड पोस्चर मॉडिफिकेशन के लिए डेफिनेटली एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रूटीन में एक फॉलो करें, जैसे मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो मैंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस गाइड की वो फॉलो करें। सेकेंडरी है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, या फिर आपका सिटिंग अगर 3-4 घंटे कंटिन्यूस डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे बैठना, आपको जॉब प्रोफाइल आपका वैसा है कि आप लॉन्ग सिटिंग रहते हैं, सो कोशिश करें कि 1 या 2 घंटे के गैप में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें या नॉर्मल वॉक कर लें, जिससे एक बॉडी को रीस्टैब्लिश या एक रीजनरेट होने के लिए टाइम मिलता है। देन वंस मसल स्ट्रेंथ गेन कर जाए, देन फिर आप फिर से आपके जॉब पर जो भी सिटिंग जॉब में रीगेन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली एक 1 आवर 2 आवर्स में बीच में एक 10 मिनट्स का गैप एंड बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी हद तक ये बैड पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा सकती है। फ्यूचर में स्पॉन्डिलोसिस का रिस्क काफ़ी हद तक कम कर सकती है।